नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्याग की प्रतिमूर्ति हैं और जीवन के हर पड़ाव पर उन्होंने त्याग किया। बचपन में ही गुरु विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा कराने के लिए महलों को त्याग कर वन वन भटके और उसके बाद जब राज संभालने का मौका आया तो पिता का वचन पूरा करने के लिए पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण समेत 14 वर्षों के वनवास पर निकल पड़े। इसी कारण उन्हें आदर्श पुत्र कहा जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान राम ने एक के बाद एक कई त्याग भी किए। राजपाट को त्याग दिया, भाई को त्यागा और राम का एक एक गुण एक एक सीख देता है। और आज राम के चाहने वालों का एक सपना पूरा हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। जहां पर घर घर उत्सव का माहौल है तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी सुर अपनाए हैं, जिसमें आपस में विवाद है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ बीजेपी भगवान राम का गुणगान कर 24 फतह करने का ऐलान कर रही है और पार्टी को भरोसा है कि इस बार सीटों का आंकड़ा 400 के पार जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी साउथ में मोर्चा संभाल चुके हैं और दूसरे बड़े नेता अलग अलग राज्यों में मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया मोर्चा तैयार तो है, लेकिन सबका अपना अपना राग है। सीटों पर पेच फंसा है, चेहरे को लेकर मामला अटका हुआ है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम में बात सीख की होगी कि कैसे भगवान राम ने त्याग किया। साथ ही आज के दौर में सवाल ये भी उठता है कि राम से दूरी क्या है विरोधियों की मजबूरी। भगवान राम के त्याग से कुछ सीखेगा विपक्ष। विपक्ष में स्वीकार की भावना कब आएगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कौन करेगा सीटों का त्याग। क्या राम मंदिर पर कांग्रेस असमंजस में है? चर्चा होगी राम के आदर्शों पर और मौजूदा हालात पर, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल हैं, जिनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ जाएंगे। महामंडलेश्वर विद्मूर्तिनंद जी, स्वामी जी, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यासिर जिलानी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और विद्यामूर्ति स्वामी जी धर्मगुरु अब से थोड़ी ही देर बाद स्टूडियो में मौजूद होंगे। और इसके साथ ही स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं महंत शुभम गिरी जी भी, और आप धर्मगुरु हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और शुरुआत अजय अरोड़ा जी आप ही के साथ और रणदीप सुरजेवाला के 2020 के बयान का जिक्र, और उसी के साथ आज चर्चा की शुरुआत, जब उन्होंने ये कहा था कि नेहरू और गांधी परिवार सत्ता के मोह से दूर है। आज चर्चा प्रभु श्री राम के त्याग के आदर्श की हम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस गठित होने के बाद क्या वो त्याग की भावना, वो सत्ता और उसका मोह जिससे दूर कांग्रेस क्या रह सकती है? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंसेंसस अभी तक इंडिया गठबंधन में बन नहीं पाया है। सर पूर्णिमा जी, पहली बात का उत्तर दे दूं। जहां तक त्याग की बात की, जब नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो सोनिया गांधी जी ने और गांधी परिवार ने बिल्कुल त्याग किया और प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया। इसे कहते हैं त्याग की भावना। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित समुदाय से आते हैं खड़गे जी। सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं बनी, उन्हें खड़गे जी को बनाया। इसे कहते हैं त्याग की भावना। जहां तक आपने राजनीति की बात की, सीटों की शेयरिंग की बात की, समय अगर तो बता देंगे, हमने राम का विरोध कभी नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राम मंदिर गए थे, उन्हें राम मंदिर के भीतर जाने से रोका क्या? भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के स्वयंसेवकों ने रोका उनको मंदिर के अंदर भीतर नहीं जाने दिया। तो हमें खेद है कि हमें जहाँ त्याग की भावना है, राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। जब हमारे कार्यकर्ता गए थे तो क्यों रोका उनको? जाने देते अंदर, जाने देते अंदर। आप मेरे सवाल को गप कर गए अजय अरोड़ा जी। मैंने सीट शेयरिंग पर बात की। मेरा सीधा सवाल था आपसे, जब आप त्याग की भावना की बात करते हैं तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन एक कंसेंसस पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्यों बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस हर एक स्टेट में रहना चाहती है, ये जानते हुए कि वहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है? पूर्णिमा जी, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, और बिल्कुल अभी चर्चा जारी है
और सीट शेयरिंग बिल्कुल जो चेहरे जीते वो किसी भी पार्टी के हों, इंडिया गठबंधन के होंगे, हम जीतने वाले चेहरे के साथ होंगे। जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हासिल करेगा उसको उम्मीदवार बनाएंगे। और जहाँ छोटे बड़े भाई की भूमिका है, कहीं हम छोटे भाई बनेंगे, कहीं बड़े भाई बनेंगे, समय आने पे पूर्णिमा सबसे पहले हम आपको सूचित करेंगे। इंतजार रहेगा मुझे उस सूचना का, क्योंकि यासिर जिलानी एक लंबा वक्त हो चुका है, हर बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई गठबंधन तो तैयार हो गया, मुलाकातों का बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां पर आप लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं, साउथ को साधने की कोशिश में लगातार हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी उस बात को और ज्यादा पुख्ता करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में खड़ा हुआ वो गठबंधन है जो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल फॉर्मूले पर नहीं पहुंच पाया है। 400 पार का नारा क्या बीजेपी को इसी आधार पर मजबूत नजर आता है? देखिए, मैं सबसे पहले जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बात रख रहे थे, त्याग की परिभाषा बता रहे थे, उससे बड़ा कुतर्क का उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता है। जो वो त्याग कह रहे थे, उन्हें ये मालूम है कि कौन से आदमी अध्यक्ष बनने वाले हैं और किसने त्याग कर दिया। अरे भाई साहब, आपके उसी परिवार ने इस भारत में 57 साल हुकूमत करी है, उसके बाद भी आप त्याग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज है और कांग्रेस के कंफ्यूजन का सबसे बड़ा मामला आपको दिख रहा है कि इंडी ब्लॉक के किसी भी नेता पे एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। अपने नीतीश कुमार जी अलग प्रधानमंत्री का सपना देख के बैठे हुए, ममता बनर्जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। आपने सीट के बंटवारे पे इनसे सवाल किया, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया, बड़ी बड़ी बातें कह गए, क्योंकि ये एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते। ये इनकी चौधराहट खत्म नहीं होती। अभी जो पीछे विधानसभा का चुनाव गया है, उसमें इनकी चौधराहट की प्रकाष्ठा दिखी कि जब कमलनाथ ने अखिलेश यादव को जिस तरीके के जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उसका उनको भुगतना पड़ा। और जिस घमंड में ये लोग आ गए थे कि बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, बड़े बड़े लोग, उनको ये पता नहीं कहां से बता दिया था कि इनकी सरकार आ रही है, तो इन्होंने अपने ही जो साथी दल हैं उनको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया था। तो ये जो अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, और जो प्रधानमंत्री बनने की इन लोगों के अंदर चाहत है, जो कहीं दूर दूर तक इनके पास, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, दूर दूर तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अरे भाई साहब देखिए, डेकोरम मेंटेन करिए ना प्लीज, डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज। आप बोला, किसी ने नहीं बोला। देखिए, 2024 में कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मैं बता दूं आपको। अभी आपने कहा कि हम लोग चुनावी मोड़ पे, हम चुनावी मोड़ पे उस दिन से अरे सुनिए तो सही, हम चुनावी मोड़ पे उसी दिन से आ जाते हैं जब हमारे पास चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। हम दूसरे दिन कोशिश में है कि आपके 400 पार को रोक देगी वो, और आपको ये बात पता भी है, ये बात आपको पता है, और इसीलिए साउथ मिशन पर बीजेपी ध्यान दे रही है। उसको ये पता है कि अगर 400 पार जाना है तो साउथ को साधना होगा। देखिए पूर्णिमा जी, देखिए आपकी बड़ी तार्किक पत्रकारिता है और बड़ी रिसर्च के साथ चीजों को रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल में नीचे उतर के पन्ना प्रमुख और बूथ के ऊपर काम कर रही है। जो भारत के अंदर जितने भी लोकसभा 543 लोकसभा के अंदर है, उस पे पिछले एक महीने पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने जो काम शुरू करना होता है, वो जिस दिन चुनाव आ जाता है, उसके चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने कार्य में लग जाता है। हमें उम्मीद है जनता पे, और हमारे जो प्रधानमंत्री ने जिन जिन कार्यक्रमों को बनाया, तय किया, अपना कर्तव्य मान के जनता के हित में क्रियान्वित किया है। ये प्रधानमंत्री इस तरीके से जो काम करते हैं, उससे जनता खुश है। जनमानस को इस बात का एहसास है कि इस कालखंड में कोई ऐसा नेता आया है जो उसके हित के बारे में सोचता है। ठीक है, आपने क्लियर कह दिया कि वैकेंसी है नहीं 2024 के लिए, 2024 के लिए वैकेंसी है नहीं। जल्दी से अजय अरोड़ा जी, आपको 30 सेकंड दूंगी क्योंकि बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना होगा। जल्दी से अपना काम पे रखेंगे। लेकिन जब वहां के वोटर्स वोट देने निकले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को गारंटी मान के
उनकी गारंटी को एक्सेप्ट ठीक है, किया यासिर और जी, वोट आप किया तक मेरी है। आवाज तो पहुंच आप रही है तो जरा रोकूंगी आपको। उनके पास अभी तो झगड़े इतने हैं, अभी पता नहीं आगे इनका गठबंधन चल पाएगा, सीट इकट्ठे ये आ पाएंगे, बंटवारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारे झगड़े इनके सामने खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य मान के अपने कार्यक्रमों में लगी है कि जो कार्यक्रम बनाया है उसको जमीन पे कैसे उतारना है आगे। और यासिर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? एक बार कंफर्म कर लीजिए उतार सर। दिया है, इसलिए आज हम यासिर आगे जिलानी जी, चले। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा कंफर्म करिएगा, कंफर्म करिएगा सर, पहुंच रही है मेरी आवाज आपको? पूर्णिमा जी, इनको नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही, इनको आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ठीक है, उन तक मैं जानकारी पहुंचा देती हूँ। यासिर जिलानी जी के पास लौटूंगी, लेकिन अजय अरोड़ा जी जल्दी से 30 सेकंड देते हुए काउंटर रखिएगा, फिर बाकी मैंने यासिर, इन्होंने 2024 की बात की और 400 की पार की। मैं जिलानी जी की बात का उत्तर दोबारा देता हूँ, सुना नहीं। दूर सुबह का आसार नहीं, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। ये पॉसिबल नहीं है। पूरे देश, पूरी जनता, भारत का आवाम, 2 करोड़ नौकरियां, बेरोजगारी, उत्पीड़न, सबका जवाब मिलेगा। हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी रही, और ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर, ये सारे मुद्दे आएंगे। अजय टैनी के नहीं बेटे तो उठाइए ना सरकार, किसने मना किया? उठाइए, आप ब्रिजभूषण का मुद्दा भी उठाइए, आप किसानों का मुद्दा भी उठाइए, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक मुद्दा उठाइए। यही तो काम विपक्ष का है। और जनता कन्विंस हो गई तो सरकार आपकी, किसने मना किया? आइए और सरकार चलाइए, किसने मना किया? लेकिन समस्या कहां पर है सर? समस्या यह है कि अभी अंदर में ही समस्या है, और उसी सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी। सर्वेश पाठक जी, आपके पास आते हुए सवाल यह है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि भाई कोई तो लाजा पिक्चर रखे विपक्ष का गठबंधन सामने, क्योंकि मुलाकातें कर रहा है, चर्चा कर रहा है, कह रहा है कि जल्दी से चेहरा भी दे देंगे, जल्दी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बता देंगे। क्या जनता को इस बात का इंतजार बहुत लंबा नहीं करना पड़ रहा कि किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच रहा है विपक्ष? सर्वेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बताएं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पूरा देश अभी राममय हो रखा है, तो मैं एक मंत्र बोलूंगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। अब डिबेट में आता हूं। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को आप किसी भी डिबेट में बैठाइए, या उनके जो भी वो होते हैं मददगार या पक्षकार, उनका एक ही रिकॉर्ड चालू होता है, 2 करोड़ नौकरियां, पहलवान बेटियां। वो पहलवान बेटियां पॉलिटिक्स में पढ़ के अपना जो खेल था उसको भूल गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी पहलवान बेटी जो पहले गोल्ड मेडल ला सकती थी, एक भी मेडल नहीं ला पाई। आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी, आते हैं, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी सर, यहाँ पर मैं रोकूंगी, यहाँ तक नहीं जाएंगे सर, क्योंकि उसको लेकर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। आपको ये पता है कि पूरी फेडरेशन को भंग कर दिया गया। नहीं, आप फैसला मत सुनाइए उसको लेकर। आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने उसको एड्रेस किया, आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार को उसको बेहतर तरीके से एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन इस मंच पर आप उस बात को लेकर फैसला मत सुनाइए। प्रयास कर रही है, लेकिन आप कुतर्क की राजनीति पे उतरेंगे तो फिर उसका क्या होगा? नहीं, ठीक है, तो आप उसका बेहतर तरीके से काउंटर करिए। मैंने आपको पूरा मौका दिया। कोर्ट में है कि नहीं? जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उसका मामला कोर्ट में है कि नहीं? लेकिन तो उस पर फैसला मत दीजिए ना फिर सर्वेश जी, फैसला मत दीजिए उस पर। पूर्णिमा जी, मैं इस बात को इसलिए बोला कि कांग्रेस के प्रवक्ता या किसी को भी किसी भी डिबेट में बुला लो, इनका रिकॉर्ड जो है यही पे स्टार्ट होता है। असल मुद्दा अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, असल मुद्दा क्या था? बेरोजगारी थी, प्राइस हाइक था, ये तो लेके गए वहां पे। कितने राज्यों में ये जीते? जहां 2 राज्यों जो हिंदी बेल्ट के राज्यों से ये अलग हो गए, 2 मुख्य राज्य इन्होंने गंवा दिया। रही बात की बीजेपी की क्या रणनीति है, इंडी गठबंधन की क्या रणनीति, हम आप सभी जान रहे हैं, और पूरा भारत वर्ष देख रहा है कि इन पे सीट की गठबंधन तो किस कुछ ऐसा तरीके से हो बताइए रही ना है। सर्वेश जी जो किसी को नहीं पता, कुछ ऐसा बताइए। इनका रिकॉर्ड भी ऐसे चलता है। मेरा रिकॉर्ड आपकी तरह नहीं चलता। मेरा रिकॉर्ड तो ऐसे चलता है कि अगर आप छोटा भाई बड़ा भाई का दिल है तो आज तक किसी भी राज्य में आपके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों नहीं तय हुआ? आप ये तो बताइए।
आपने देश को डिवाइड करने की बात कर दी। साउथ ठीक है राहुल लाल जी, आगे बढ़ रहे हैं चर्चा में। राज्य में राहुल लाल जी आपको लाते हुए और उसके बाद शुभम गिरी जी मैं आपके पास आऊंगी। थोड़ा देरी हो गई है, माफी चाहूंगी, लेकिन राहुल लाल जी आपसे थोड़ी देर पहले आपके ऊपर एक अच्छा कटाक्ष हुआ है। वो कटाक्ष आपने भी सुन लिया होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सपोर्ट करने वाले लोग, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी थी और पाठक जी के चेहरे पर भी। अब जरा ये बताइए सर, क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रहा है इंडिया गठबंधन? दूसरा सर, राष्ट्र से पहले राजनीति कितनी वाजिब नजर आती है? टीम इंडिया है कहाँ टीम इंडिया भी बन गई, प्रथम बैठक हुई, उसके बाद लोगों को लगा कि आगे तो कुछ होगा ही नहीं, उसका लगातार उसने काफी मूर्त रूप ले लिया। और अब जिन लोगों को लग रहा है कि वहां पे सीट शेयरिंग में कोई समस्या होगी, 31 जनवरी तक का इंतजार कीजिए, कहीं पर समस्या नहीं है। हाँ, डेडलाइन देने में राहुल लाल जी आप डेडलाइन देने में बहुत माहिर हैं, और फिर वो डेडलाइन पे कुछ होता नहीं है तो आपसे जवाब देते नहीं बनता डिबेट में। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ, जो बात अजय जी नहीं बता पा रहे वो बात आप बता देते। अपने इंटरनल सोर्सेस तो बता दीजिए राहुल लाल जी, कौन है? अजय जी नहीं बता पा रहे वो बात। कई सारे सोर्सेज है, बस खाली हमें एक मिनट का समय दे दीजिए। मैं खाली जो कहना चाहता हूँ तो वो चला गया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। पूर्णिमा जी देखिए, 2-3 चीजें, दिल्ली पे लेकर सीटों का निर्धारण हो चुका है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, दिल्ली के भीतर हो चुके हैं। आप सोच के देखिए, पंजाब को लेकर काफी ज्यादा बाधा की स्थिति बताई जा रही थी। चंडीगढ़ में इन्हें मेयर का चुनाव करना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को वहां पे, इसलिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में थे। मेयर के मामले में वो कल जो की जीत होने वाली थी वहां पे। तो इंडिया गठबंधन के पहले छोटे छोटे प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो है कि नींद उड़ी पड़ी हुई है। और सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम विवाद हम लोग देख रहे हैं मीडिया डोमेन में चल रहा है, आंतरिक तौर पर बहुत ही बीजेपी वालों की। राहुल लाल जी, पूर्णिमा जी, सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, राज्य वाइज तमाम तरह की चीजें वो काफी अच्छे से डिलीवर हो रही है। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की खूब अच्छे से यात्रा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनको यात्रा करनी चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी के दरवाजे पर लेकिन आप ये तो देखेंगे ना कि बीजेपी का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है साउथ में, और बीजेपी को भी ये पता है कि कहां पर उसको मजबूत करना है। ये भी आप जानते हैं कि चुनाव खत्म नहीं होता, उससे पहले बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी में उतर जाती है। इस बात से आप इनकार नहीं कर पाएंगे। सर्वेश जी मैं आती हूँ आपके पास। सर्वेश जी मैं आती हूँ। राहुल लाल जी 2 सेकंड मुझे थोड़ी देर का समय दीजिएगा। मान शुभम गिरी के पास भी मुझे जाना होगा और उसके बाद काउंटर के लिए आप सभी के पास आऊंगी। शुभम गिरी जी, आज की राजनीति में त्याग की भावना आप कैसे देखते हैं? और मैं ये दोनों ही पार्टियों के संदर्भ में आपसे समझना चाहती हूं, चाहे वो बीजेपी हो और उनकी लीडरशिप आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर के पर्सपेक्टिव में, दूसरी तरफ कांग्रेस चुनावी पर्सपेक्टिव या राम मंदिर के पर्सपेक्टिव में, जैसे भी आप समझाना चाहें। देखिए पूर्णिमा जी, आपको पहले तो आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, पहले उनको नमन, और आपको भी जय श्री राम, और भगवान श्री राम आपकी मनोकामना, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और जितने भी हमारे दल राजनीति कर रहे हैं, पहले तो उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि रामलला जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज रामलला जी का जलादिवास और अनादिवास किया जाएगा, मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, वहां एंटी करेंसी होती है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जी हिमाचल के हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और 5 साल वहां कांग्रेस को दिया, 5 साल वहां बीजेपी को दिया। हिमाचल प्रदेश की भी स्थिति है, राजस्थान की भी यही स्थिति है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हो कि राहुल गांधी जी ने त्याग किया, मैं मानता हूं राहुल गांधी जी ठीक व्यक्ति है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि बीजेपी की लीडरशिप इतनी बड़ी हो चुकी है, विपक्ष भी, प्रधानमंत्री मोदी जी लोक भावना को समझते हैं। राम मंदिर का फैसला आया और स्वागत योग्य हुआ, और प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास हो रहा है। राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 हटाई गई और कई मामले हुए। अब उन्होंने एक तमिलनाडु में एक टापू है, उसका मामला भी उठाया जो श्रीलंका को दिया गया था, कच्छ द्वीप टापू है, आपको पता भी होगा क्योंकि आप भी इस जानती हो, इसको विस्तार से जानती हो। और इस बारे में प्रधानमंत्री जी लोक भावना को समझ रहे हैं। अगर वो तमिलनाडु वाला टापू भारत में विलय हो गया तो भाजपा की स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए जैसे गौरव की बात है, हमारे अगर राम मंदिर है, राम सबके है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। विषय राम मंदिर का था, लेकिन
लेकिन कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे, मेरे को भी धर्म सत्ता व्यक्ति को भी राज सत्ता में बैठा दिया। राज सत्ता की बात अलग है, विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर मोदी जी गलत करेंगे हम उनकी आलोचना करेंगे, अगर कांग्रेस गलत करेगी हम उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन ये 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री, समस्त देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन हमें याद है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, उन्होंने 13 दिन भी शासन किया। और इस देश का लोकतंत्र सबसे खूबसूरत है। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भविष्यवाणी की थी सन 1952 में, जो वो पहली बार लोकसभा सदस्य चुन के आए थे, कि ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ये तो भारत का लोकतंत्र है। आज मोदी जी है, कल कोई और होगा, कल परसों कोई और होगा। ये तो देश में चलता ही रहता है। लेकिन विपक्ष भी सोचना चाहिए कि विपक्ष को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजस्थान हारे या छत्तीसगढ़ हारे, उसमें मेरे को कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में भी एंटी कमेंसिंग होगी। 10 साल भाजपा ने शासन किया, 5 साल कांग्रेस ने शासन किया। 2024 की तैयारी की बात हो रही है शुभम गिरी जी, इसीलिए तो चर्चा हो रही है। लेकिन यासिर जिलानी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि राम को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, हम कह रहे हैं कि चुनाव आगे है, दक्षिण में आप जाहिर है कि अपनी स्ट्रैटेजी पर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप करते हैं, जैसे आप होमवर्क करते हुए चलते हैं, अगले चुनाव की तैयारी बहुत पहले से करते हुए चलते हैं, वो रिफ्लेक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर राम पर राजनीति करते हुए विपक्ष की स्थिति इस वक्त आपको क्या नजर आती है? क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष कहां पर नजर आएगा? देखिए, मैं एक बात बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सदियों के बाद रामलला के स्वरूप में अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरा भारत राममय है, राम जाप कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो राक्षसी सोच के हैं, मैं ये कहता हूँ, वो विघन डालने का काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था कोर्ट के माध्यम से। और हमने देखा है कि आज उन्हीं के ऊपर, उनके अस्तित्व पे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जो भगवान का नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि उसका विनाश होना तय है। मैं तो उनसे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, इस हर्षोल्लास के माहौल में तमाम भारतीयों के लिए विनती, अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो उन लोगों को सद्बुद्धि दें जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम 365 दिन राजनीतिक मुद्दों पे और तरह तरह के मुद्दों पे राजनीति करते हैं, लेकिन कम से कम भगवान राम जो आराध्य हैं 140 करोड़ भारतीयों के, और दुनिया के लोग इस कालखंड में एक ऐसे चित्र को देख रहे हैं जो आने वाले वक्त में स्वर्णिम अक्षरों का इतिहास होगा। इसमें भी अगर आप निमंत्रण वापस कर देते हैं, निमंत्रण मिलने के बाद भी आप बहाना बनाते हैं, विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, विपक्ष कभी शंकराचार्य जी के कंधे पे रख के राजनीति कर रहा है, कभी किसी के कंधे पे राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें बाज आना चाहिए। राहुल लाल, अरे सुन लीजिए भाई साहब, मुझे मालूम था कि आप आएंगे जरूर, आप टोकेंगे जरूर, आप टोकेंगे जरूर, लेकिन आप राजनीति मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश है, पता है कि राहुल लाल जी आएंगे, आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनको 3 दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो ये पहले ही कह दिया था जिलानी साहब, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था चर्चा में कि अगर आज की तारीख में राम के आदर्शों पर चलने वाली कोई भी पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। बिल्कुल सही है, एकदम सही। आपने क्या सवाल पूछा था? अब आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले मैनिफेस्टो में, इनको पता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पहले मैनिफेस्टो में राम मंदिर का चर्चा था, कमिटमेंट थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी 2014 में बना देते हैं, 15 पूरा किया है संपूर्ण रूप से। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस चित्र को देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक जो धार्मिक कर्मकांड है वो हो रहे हैं, वो यजमान, वो पंडित जी लोग, वो वहाँ का माहौल है, पूरी दुनिया देख रही है। जल्दी से अपनी बात करिएगा राहुल लाल जी। मैं केवल एक ही चीज कह रहा हूँ कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये चीज कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर लगातार था, सहमत हूँ इस चीज से। लेकिन वो 2014 में अगर सत्ता में आ गए थे, 15, 16, 17, 18 को अध्यादेश लाते, कानून लाके कर देते, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार क्यों करना था? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब राम मंदिर बन रहा है तो अभी कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर
कितना चुभेगा सर, कितना कुतर्क की कितना पराकाष्ठा चुभेगा, का कोई कितना जवाब नहीं होगा चुभेगा? राहुल लाल जी, ये कुतर्क है। बीजेपी ये कुतर्क सुनिए है। सर, बीजेपी के लिए एजेंडा ये था, ये कुतर्क बीजेपी बोल रहे खुद हैं। कहती है। भारतीय बीजेपी लोकतंत्र क्रेडिट पे लेने की आप कोशिश पे कर रही है या विश्वास नहीं नहीं कर है, रही है, इसका ये एक मतलब। अलग चर्चा का विषय हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर, और लेकिन पूर्णिमा जनता जी क्रेडिट क्या दे रही है, क्या कीजिएगा उसको लेकर। अजय जी आपको लाते हुए जल्दी से, राहुल लाल जी फिर आती हूँ बिल्कुल। आपके पास में। अजय पूर्णिमा अरोड़ा जी। जी, अजय अरोड़ा जी आ रही हूं मैं आपके पास। सर कल आपने देखा होगा प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की जो मूर्ति थी, दर्शन हो पाए वहां पर। उस दौरान जब जो लोग मौजूद थे 2 घंटे तक निहारते रहे बस प्रभु श्री राम को, आंखों से उनके आंसू बहते रहे। आपने जब देखी वो मूर्ति, कैसा लगा आपको? पूर्णिमा जी, मन भावुक हुआ। राम हमारे भी हैं, रामलला हमारे भी हैं, हमें पॉलिटिकली माइलेज नहीं लेनी। जिस प्रकार राहुल लाल जी ने बात रखी, जिलानी साहब से जब बात हुई, इन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में था, तो इन्होंने अच्छा सवाल किया। राहुल लाल जी का मैं समर्थन करता हूँ। इन्होंने बोला कि 2014, 15, 16, 17, 18 में अध्यादेश जारी करते, क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रतीक्षा की। दूसरी बात, अगर कोई भी, मैं राजनीति नहीं कर रहा, ना किसी भी संत पे कंधे पे बंदूक रख के चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रामनवमी वाले दिन अगर हो जाता ये चुनावी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, जिलानी जी ने कहा हम चुनावी मोड में रहते हैं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं, तो राम का नाम प्रयोग ना करें। नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। अरे किसानों को मारने वाली पार्टी। गजब बात है अजय किसानों अरोड़ा को जी, नाम वो दिया। राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं, आप शैतान कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु श्री राम के भक्त ऐसे कैसे हो सकते हैं? प्रभु नहीं, श्री राम उसका के भक्त पूर्णिमा जी, राक्षस, पूर्णिमा जी, प्रभु श्री राम पूर्णिमा जी के देखिए जो पूर्णिमा जी, प्रभु राम के भक्त किसानों को मारेंगे, कुलदीप सेंगर महिलाओं के साथ बलात्कार करेगा, ये ऐसी पार्टी है। मैं क्यों बात नहीं करूंगा पूर्णिमा जी, मैं बिल्कुल बात करूंगा, मैं चर्चा करूंगा। किसान जोन दिए, फिर तो अगर यहाँ पर मौजूद महामंडलेश्वर वेदमूर्तिनंद सरस्वती जी भी इस वक्त आ चुके हैं। 84 का नरसंहार, पूर्णिमा जी 84 का नरसंहार, जब पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, किसने बोला था? किसने बोला था? किसने बोला था? किसने बोला था? और 10 साल दंगे अरे यासिर जिलानी कहिए जी, तो नाम कल लेके जिलानी जी, मुजफ्फरनगर, मणिपुर बलियाबाद, ने तो कार सुन लीजिए, सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई उसको भी जायज बता दिया, संविधान के मुताबिक ये एक्शन लिया गया, ये उन्होंने कह दिया। सर्वेश पाठक जी आती हूँ आपके पास, बस मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा। इससे बड़ी कुछ सेकंड सर, आ रही हूँ जिलानी साहब। महामंडलेश्वर वेदमूर्तिनंद सरस्वती जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेदमूर्ति जी एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं हम चर्चा के, लेकिन आपकी एक प्रतिक्रिया इसको लेकर जरूर चाहूंगी। आप कहते रहते हैं कि कालनेमी स्वरूप है वो जो राम का विरोध करता है, कह रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति के हैं, कांग्रेस अलग बीजेपी को कहती है। प्रभु श्री राम और उनके त्याग के आदर्शों के बीच में इन सब का स्थान है क्या? कदापि नहीं है पूर्णिमा जी। देखिए ये अद्भुत क्षण है, आनंद का क्षण है। और अभी अजय जी ने कहा कि रामनवमी के दिन प्रतिष्ठा होता है, नेता लोग भी जो है ज्योतिषी बन रहे हैं, ये ज्योतिष का विषय है। और भारत का सबसे प्रकांड विद्वान जो ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान हैं गणेश शास्त्री जी ने निकाला, अत्राद्य महामंगल्य फलप्रदमासोत्तमोत्तम शुभे पौष मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादश्यायाम महापुण्यतिथौ चंद्रवासरान्वितायाम मृगशिरा नक्षत्रे मेष लग्नोदये अभिजीत मुहूर्ते स्थिते श्री राम लला मूर्ति नाम, यह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। आने वाले कई सौ वर्ष में भी ऐसा शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। और आज अनुष्ठान का जो 7 दिवसीय अनुष्ठान अयोध्या की पुण्य धरा पे चल रहा, जैसा कि पूर्व में भी राम जब आए थे तो उस यज्ञ के द्वारा आए थे, तो आज जब राम लला आ रहे हैं 500 वर्षों की तपस्या के बाद, तो वहां यज्ञ हो रहा है, प्रायश्चित दान हो रहा है, सभी देवी देवताओं का वहां आवाहन हो रहा है, स्थापना हो रहा है, षोडश मातृका, नवग्रह, वास्तु का पूजन हो रहा है, जिससे अगर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष रह गया हुआ, कोई त्रुटि रह गई हो गई, कुछ बनने में जो अभी नहीं बन पाया, उस चीज की निवृत्ति के लिए नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याय जगतपति मम गृहे धन्य धान्यास्तु समृद्धिरस्तु च सर्वदा। और आज अग्नि मंथन के द्वारा जो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा है उसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित किया गया, अग्नि मीले पुरोहितम
यज्ञस्व मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए। आज पूरा विश्व आनंद मंगल और गीत गा रहा है और 22 तारीख का जो अद्भुत अलौकिक क्षण है उसको देखने के लिए पूरा विश्व ललायित है बहन। ठीक है, मेरे पास अंतिम के 3 से 4 मिनट बचे हैं और इसीलिए जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेते हुए सभी मेहमानों के पास में आऊंगी और आपसे शुभम गिरी जी मैं समझना चाहूंगी, जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए थे, और सर छोटा जवाब रखिएगा बस क्योंकि समय कम है, जब आए थे तो उस वक्त तो कोई मूर्त निकाला नहीं गया होगा। प्रभु श्री राम के अयोध्या में चरण पड़े और दिवाली का उत्सव हो गया, दिवाली का माहौल हो गया। आज क्या वही महसूस नहीं कर रहा है हर एक राम भक्त? सभी राम भक्त एक महसूस कर रहे हैं। और कल आपको एक बात बताता हूं, भगवान राम जी का चरण और चवर का कुल्लू से शुभारंभ किया गया वहां के छड़ीदार महेश्वर सिंह जी द्वारा। और आपको ये बताता हूं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान श्री राम आदर्श के राम है। पूर्णिमा जी आप भी अवध क्षेत्र से हो, शामे अवध सुबह बनारस, अब तो अवध की जगमग हो जाएगी क्योंकि भगवान श्री राम 500 साल के बाद अपने गर्भगृह में जा रहे हैं। और भगवान श्री राम ने आपने बताया विश्वामित्र यज्ञ में भी संघर्ष किया और वनवास में भी संघर्ष किया और कलयुग में भी संघर्ष किया और 500 साल भगवान राम को अपने गर्भगृह में आने के लिए लगे। और इसके लिए सबसे पहले जो फैजाबाद कोर्ट में आज भी है ना हो रही राजनीति पर और सियासत पर, वो संघर्ष तो अभी भी कहीं ना कहीं नजर आता है। क्यों सर्वेश पाठक जी, वो संघर्ष कभी खत्म होगा? प्रभु श्री राम जब अपने घर लौटेंगे तो राजनीति ना हो, कोई बयानबाजी ना हो, संभव नजर आता है। अब तो 22 तारीख नजदीक आ चुकी है। पूर्णिमा जी ये संभव ही नहीं है क्योंकि जब त्रेता युग था, द्वापर युग था, तब पर भी राक्षस थे वहां पे, और अभी कलयुग में तो महा राक्षसों का पूरा जमघट है, तो वो कैसे होने देंगे आप? हम देख रहे हैं कि जिसको विद्वान जिन्होंने ये दिन निकाला, जिसको संस्कृत का 100 भी नहीं आता हो, वो कह रहे हैं रामनवमी के दिन क्यों नहीं किया? अरे पहले जाके अपना ज्ञान वर्धन करो, तब किसी महामंडलेश्वर या इतने बड़े बड़े जो बैठे पड़े हैं पुरोहित, उनके बात पे आप ये बताओ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी बार बार संघर्ष। अरे याद है आसाम की जो लड़की थी आपके कांग्रेस पार्टी का, श्रीनिवास बीबीपी, क्या आरोप लगाया था आपने? तो उस लड़की को भुला दिया। नहीं ठीक है, सर्वेश जी वहां नहीं जाएंगे, सर्वेश जी वहां नहीं जाएंगे। अजय अरोड़ा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट और उसके बाद यासिर जिलानी जी आपके पास आऊंगी, बस समय मेरे पास खत्म है। अजय अरोड़ा जी, क्या प्रभु श्री राम के त्याग से और त्याग की भावना से विपक्ष आने वाले चुनावों के मद्देनजर कुछ सीखने के लिए तैयार है? मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है सर, अगर जीतना है तो। पूर्णिमा जी, हम राम नाम का जाप करते हैं। मैं जिलानी साहब से बोलूंगा, मेरे पीछे बोलें जय श्री राम। जिलानी जी बोलें, जिलानी जी बोलो जय श्री राम। जिलानी जी बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम तो गर्व से जय श्री राम बोलते हैं। अरे जय श्री राम गर्व से बोलते हैं, फक्र है, सनातनी परंपरा के भारतीय लोग हैं। कमाल कर रहे हो आप। यही आपने अजय अरोड़ा जी बांटने वाली बात कर दी ना, यही आपने बांटने वाली बात कर दी। यासिर जिलानी है तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, यही आपने बांटने वाली बात कर दी सर। आप बड़ी बात कर सकते थे यहाँ पर, आप बड़ी बात कर सकते थे। जिलानी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लेते हुए। देखिए ये कांग्रेस की भ्रष्ट सोच का इन्होंने अभी उदाहरण दिया है। मैं तो सिर्फ अपने आराध्य से ये दुआ करूंगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ देशों में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो स्थापित हो, सर्वश्रेष्ठ देश बने, सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो सोने की चिड़िया हो। और भारत, दुनिया जिस तरीके से भारत की तरफ देख रही है, जब राम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भारत की महान संस्कृति जो है, हमारी सनातन संस्कृति। और मैं एज ए मुस्लिम, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और इस बात को कह रहा हूं, सुन लीजिए, अरे राहुल लाल जी सुन लीजिए, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और इस बात को कह रहा हूं, कम से कम इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिए। ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो बार-बार ठीक है, आपका संदेश साफ हो चुका है, आपका संदेश साफ हो चुका है। सब लोग मिलकर बोल लेते हैं जय श्री राम। मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलिए जय श्री राम। अजय अरोड़ा जी आप भी बोलिए जय श्री राम की गूंज तो हर तरफ सुनाई पड़ रही है। लेकिन इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हुए सिर्फ एक खबर इस वक्त देना चाहूंगी। टीएमसी ऐलान कर चुकी है कि सभी सीटों पर लड़ेगी और अधीर रंजन के अगेंस्ट एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। यही पूछ रही थी अजय जी लगातार में कि कब तक कंसेंसस पर आ जाएगा विपक्ष सीट शेयरिंग को लेकर।